ये कहानी नगरपुर में रहने वाली सीता की है। सीता पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हुआ करती थी। यहाँ तक कि वो अपनी सहेलियों में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दिल ही दिल में सीता की सहेलियाँ भी उसकी खूबसूरती से जला करती थी। सीता के घर में उसका बाप राजेश, उसकी माँ राधा और उसकी बहन सुमन उसके साथ रहा करती थी। सीता की माँ का इंतकाल उसकी पैदाइश पर ही हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहा करती थी। एक दिन दिल का दौरा पड़ने के बायस सीता का बाप भी इस दुनिया से चला जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। सीता की बहन सुमन कहने को तो सौतेली थी, लेकिन वो सीता के साथ बहुत प्यार से रहा करती थी। बाप के चल बसने के बाद सीता की माँ उससे घर का सारा काम करवाया करती थी और उस पर बहुत जुल्म सितम करती थी। एक दिन सीता किचन में काम कर रही होती है तो उसकी माँ उसको आवाज़ लगाती है, सीता, ओ सीता, कहाँ मर गई? तुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ, जल्दी आ। सीता अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसके पास आती है और कहने लगती है, जी माँ, आप मुझे बुला रही थी। मुझे अभी आपकी आवाज़ आई है, मैं फ़ौरन आपकी आवाज़ सुनकर आ गई हूँ। सीता को देखते ही उसकी माँ गुस्से से कहने लगती है, बस तू भी अपनी माँ की तरह कामचोर है। जिस दिन तेरी माँ मरी थी तू भी उसी दिन मर जाती तो क्या हो जाता? तेरी माँ खुद तो मर गई लेकिन हमारे लिए अजाब छोड़ गई। चल अब जा यहाँ से, अपनी शक्ल घूम कर और पूरे घर की सफाई कर। उसके बाद सीता पूरे घर का काम करने लगती है। जल्द ही वो पूरे घर का काम कर लेती है और अपनी माँ के पास आती है। उसकी माँ फ़ोन पर बात कर रही होती है तो वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, मैंने काम मुकम्मल कर लिया, अगर अब आप इजाज़त दें तो मैं खाना खा लूँ। राधा गुस्से में आकर कहने लगती है, अंधी है, तुझे नज़र नहीं आ रहा मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। सीता अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद राधा सीता से कहती है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये ले पैसे और जा साथ वाली दुकान से घर का सारा राशन लेकर आ। दूसरी तरफ सुमन अपनी बहन के साथ अपनी माँ का सलूक देखकर बहुत परेशान होती है और अपनी माँ के पास आती है। माँ, राशन मैं ले आऊँगी, आप दीदी को खाना खाने दें। वैसे भी दीदी सारा दिन से घर के काम कर रही हैं तो राशन मैं ले आऊँगी। राधा अपनी बेटी सुमन की बातें सुनकर कहने लगती है, सुमन, तुम अभी बहुत छोटी हो, जाकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, घर के कामों में अभी तुम्हारा कोई काम। उसके बाद सीता राशन लेने के लिए चली जाती है। सीता के जाने के बाद सुमन अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, आप ये ठीक नहीं कर रही। सीता दीदी इतनी अच्छी हैं, घर के सारे काम भी करती हैं, लेकिन आप उनसे खुश नहीं होती और हर वक्त उन्हें बातें सुनाती रहती हैं और घर के सारे काम करवाती रहती हैं। सुमन की बातें सुनकर राधा अपनी बेटी से कहने लगती है, सुमन, तुम्हें नहीं पता इसका, ये भी अपनी माँ की तरह बहुत तेज़ और चालाक होगी, तुम इन सारे झमेले से दूर रहो। उसके बाद सीता दुकान पर आती है और रामू से कहने लगती है, काका, मुझे 1 किलो चावल, 3 किलो आटा और 1 किलो घी दे दें। इतने में वहाँ पर गांव का सेठ भी आ जाता है। वो रामू काका से कहने लगता है, रामू, कितना बिल बन गया है सीता का, मुझे बताओ, बिल मैं अदा कर दूँगा। सीता सेठ की बातें सुनकर कहने लगती है, नहीं साहब, मुझे माँ ने पैसे दिए हैं, मैं पैसे खुद ही दे दूँगी। ये कहकर वो अपना सामान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ सेठ, जिसकी पहले दिन से ही सीता पर बुरी नज़र थी, वो सीता की खूबसूरती को देखकर सीता को हर हाल में पाना चाहता था। इसलिए वो सोचता है क्यों ना उसकी माँ से जाकर उसका हाथ मांगा जाए। अगले दिन ही सेठ सीता का हाथ मांगने के लिए उसकी माँ राधा के पास जाता है। सेठ को अपने घर देखकर राधा कहने लगती है, साहब, आप यहाँ, हमसे कोई गलती कोताही हो गई है जो आपको यहाँ आना पड़ा। राधा की बातें सुनकर सेठ कहने लगता है, अरे नहीं नहीं राधा बहन, आपसे कोई गलती नहीं हुई, मैं तो यहाँ सीता के बारे में बात करने आया हूँ। सीता का नाम सुनते ही राधा कहने लगती है,
अब इस लड़की ने क्या कर दिया, ये लड़की जहाँ भी जाती है कोई ना कोई गुल खिला कर आ जाती है। मैं इस लड़की का क्या करूं? ये लड़की मेरे लिए मुश्किलात का बायस बनती जा रही है। राधा की बातें सुनकर सेठ कहने लगता है, अरे नहीं नहीं राधा बहन, मैं तो यहाँ सीता का हाथ मांगने के लिए आपसे आया हूँ। इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। सेठ की बातें सुनकर राधा सोचने लगती है, शुक्र है ये लड़की मेरे किसी काम तो आई। उसके बाद वो सेठ से पूछने लगती है, आप मुझे कितना धन दोगे? सेठ राधा की बातें सुनकर कहने लगता है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुम चाहोगी। सेठ की बातें सुनकर राधा की आंखों में लालच की चमक नज़र आने लगती है। ठीक है, आज से सीता आपकी हुई। दूसरी तरफ सीता और उसकी बहन सुमन अपनी माँ और सेठ की बातें दूसरे कमरे में खड़ी हुई सुन रही होती हैं। सेठ के जाने के बाद सुमन अपनी माँ से कहने लगती है, माँ आपको क्या हो गया है? आप सीता दीदी का रिश्ता उस बुढ़े सेठ के साथ क्यों कर रही हैं? दीदी तो इतनी खूबसूरत हैं, उनको कोई भी रिश्ता आसानी से मिल जाएगा, तो ये सेठ ही क्यों? सुमन की बातें सुनकर राधा अपनी बेटियों से कहने लगती है, तुम्हारे बाप के जाने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है उससे मैं जैसे तैसे करके सीता की शादी कर दूंगी, लेकिन उसके बाद सुमन और मेरा क्या होगा? क्या हो गया अगर मैंने लालच में आकर सुमन और अपने बारे में सोच लिया? सीता अपने घर की हो जाएगी तो सेठ से पैसे जो हमें मिलेंगे उससे मैं सुमन की शादी कर दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता कहने लगती है, माँ आप परेशान ना हो, मैं काम पर जाया करूँगी और मैं घर के सारे काम भी कर लिया करूँगी। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस मेरी शादी उस सेठ से मत करें, वो सेठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हमेशा से मुझे गंदी नज़रों से देखता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। राधा सीता की बातें सुनकर गुस्से से कहने लगती है, बस बस, शादी तो तुम्हारी उसी सेठ से होगी। अब मैं इस टॉपिक पर दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती। उसके बाद सीता और सुमन आपस में बातचीत करने लगती हैं और इस मसले का हल निकालने के लिए एक प्लान बनाती हैं। अगले दिन सीता सेठ के घर की तरफ जाती है। सीता को अपने घर में देखकर सेठ बहुत खुश होता है और कहने लगता है, अरे सीता, तुम यहाँ आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुम्हें अपने घर में देखकर तो मेरा खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं है। सीता सेठ की बातें सुनकर कहने लगती है, मैं यहाँ पर कोई खातिर तवाज़ो करवाने नहीं आई, बल्कि मैं एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। मुझे पता चला है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं तो तुम्हें अपने बाप के समान समझती थी, लेकिन अगरचे अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। सीता की बातें सुनकर सेठ कहने लगता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मैं तुम्हारी हर शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सीता कहने लगती है, मुझे एक मोतियों वाला हार चाहिए। सीता की बातें सुनकर सेठ कहने लगता है, तुम मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात से नहला दूंगा। सेठ की बातें सुनकर सीता कहती है, मुझे कोई आम हार नहीं चाहिए, बल्कि मुझे शिव जी के मंदिर में जो उन्होंने हार पहना हुआ है, मुझे वो हार चाहिए। उस हार को पहनना मेरा हमेशा से सपना रहा है। अगर वो हार आप मुझे ला दें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सीता की बातें सुनकर सेठ बहुत हैरान होता है और कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें वही हार चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो हार ले आऊँगा। आज से 2 दिन बाद तुम्हें वो हार मिल जाएगा। उसके बाद सीता गांव के मुखिया जी के पास जाती है और उन्हें 2 दिन बाद होने वाली चोरी के बारे में बताती है। मुखिया जी सीता की बातें सुनकर कहने लगते हैं, सीता, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि 2 दिन बाद मंदिर में चोरी होगी? सीता मुखिया जी को यकीन दिलाने लगती है और कहती है, जी मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है। मैंने खुद अपने कानों से कुछ आवारा चोरों को ये बात करते हुए सुना है कि आज से 2 दिन बाद वो मंदिर से शिव जी का हार चुराएंगे। मुखिया जी सीता से कहने लगते हैं, सीता, अब तुम पुरस्कून होकर घर जाओ, हम उस चोर को रंगे हाथों मंदिर से पकड़ लेंगे।
दूसरी तरफ राधा सीता को घर में ना पाकर बहुत परेशान होती है और सोचने लगती है, अब ये लड़की कहाँ चली गई, अब मुझे किस मुसीबत में डालने वाली है ये। इतने में सीता भी आ जाती है। सीता को देखकर राधा सीता से कहने लगती है, अरे सीता बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें घर में ना पाकर बहुत परेशान हो रही थी। मुझे बताकर तो चली जाती, मैं कितना तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। सीता को अपनी माँ का बदला हुआ रवैया देखकर बहुत हैरानी होती है। उसके बाद वो अपनी माँ को सेठ और मुखिया जी के पास जाने वाली सारी कहानी बताती है। सीता की बातें सुनकर राधा को सीता पर बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उसके सामने अच्छे बनने का दिखावा करती है। सीता, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वो सेठ इसी के लायक है। मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो बहुत बड़ा चोर निकला। तुमने उसके साथ बिल्कुल अच्छा किया है। सीता के वहाँ से जाने के बाद राधा सोचने लगती है, इस लड़की ने तो मेरा सारा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। अब मैं सेठ से पैसे कैसे वसूल करूँगी? सेठ तो जेल में चला जाएगा, अब मुझे पैसे कौन देगा? 2 दिन बाद सेठ जब मंदिर में हार चुराने के लिए आता है तो दूसरी तरफ मुखिया जी और उसका बंदा भी छुप कर उसे देख रहे होते हैं। जैसे ही वो हार चुराने लगते हैं वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद मुखिया जी अपने बेटे के साथ राधा के घर पर आते हैं। राधा मुखिया जी को देखकर कहने लगती है, मुखिया जी आप यहाँ, खैरियत से हमारे घर आपको आना पड़ा। मुखिया जी राधा से कहने लगते हैं, हम तो यहाँ आपकी बेटी सीता का हाथ मांगने आए हैं। सीता एक बहुत प्यारी और भली बच्ची है। मैं अपने बेटे करण के लिए सीता का हाथ मांगने आया हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम इन दोनों की शादी करना चाहते हैं। मुखिया जी की बातें सुनकर राधा कहने लगती है, अरे नहीं नहीं, इतने बड़े घर से हमारी बेटी सीता का रिश्ता आया है तो हमें क्या ही एतराज़ होगा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बस तो फिर ठीक है, आप सीता बिटिया को बुला दें। सीता और करण एक दूसरे को पसंद कर लें तो उसके बाद ये रिश्ता पक्का है। उसके बाद सीता को वहाँ बुलाया जाता है। सीता और करण एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। उसके बाद सीता अपने शौहर करण के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है।